हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई प्रीवियस क्वेश्चन के एमसीक्यू देखने वाले हैं। और ये जितने भी एमसीक्यू हैं मैंने 2025 वाले पेपर से लिया हुआ है, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था। इसमें एमसीक्यू तो मैं आपको करवाऊंगा ही, उसके साथ साथ एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है मैं वो भी आपको इस सीरीज में बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये ना समझे कि सिर्फ आपको एमसीक्यू बताया जाएगा। एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो बताया जा सकता है, वो मैं बताऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, एक वाइडर कंसेप्ट मिलेगा, है ना। तो ध्यान से समझना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है? होमोलोगस सीरीज, है ना। उसका थर्ड मेंबर किसके लिए? अल्काइन के लिए। आपको पता है कि जो अल्काइन है ना, अल्काइन, अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n-2। और अल्काइन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या, कौन है? वो है C2H2। अब आपको पता होगा जो होमोलोगस सीरीज होते हैं ना, जो कौन क्या होता है? होमोलोगस सीरीज। वो क्या होते हैं? हर एक कंपाउंड अपने अगले वाले से CH2 का डिफरेंस क्रिएट किया होता है ना। जैसे अगर हम बात करें, अगर पहला मेंबर इसका C2H2 है तो दूसरा मेंबर के में और पहले मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा, मतलब C, एक कार्बन बढ़ेगा तो कार्बन कितना हो जाएगा? C3। और हाइड्रोजन दो ऑलरेडी है तो कितना हाइड्रोजन बढ़ेगा? दो। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा C3H4। इसके जो अगले मेंबर्स होंगे, अगेन इसमें एक सी बढ़ेगा, एक कार्बन बढ़ेगा और दो हाइड्रोजन बढ़ेगा। एक कार्बन बढ़ाया हमने तो 3 से 4 हो गया, और एक हाइड्रोजन बढ़ाया हमने तो 4 से 6 हो गया। ये पूछा जा रहा था आपसे कि जो थर्ड मेंबर है वो कौन है। ये आपका पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, और ये कौन सा मेंबर है? तीसरा मेंबर है। देखो अब नाम दे दो, इसका नाम भी पूछा जा रहा है तो चार है ना। एक के लिए पता आपको, मिथ यूज करते हैं हम। दो के लिए क्या करते हैं? इथ। तीन के लिए क्या? प्रोप यूज करते हैं हम। और चार के लिए ब्यूट यूज करते हैं ना। देखो, और सिंस ये आइन फैमिली का, अल्काइन फैमिली का है, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? आइन ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ब्यूटाइन। फॉर्मूला क्या है? C4H6। ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन डी। क्लियर है क्या? ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखो ये कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर का है। इसका एक और बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, बार बार वो पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रीजन दैट वी सी ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन आवर इन्वायरमेंट। मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं। तो आपने देखा था कि इसमें कार्बन के दो प्रॉपर्टी होते हैं। एक क्या था? एक था सेल्फ लिंकिंग। क्या था? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग को ही क्या बोलते हैं हम? कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी है इसमें। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा कि इसके पास टेट्रावैलेंसी है ना। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन एक टाइम पे चार अलग अलग एटम के साथ कंपाउंड बना सकता है। इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन के कंपाउंड है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मिलते हैं हमको, है ना। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखना है जिसमें जो सोर्स है वो क्या है? लाइट है। बेसिकली यहाँ पे सनलाइट की बात हो रही होगी। यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है? सनलाइट है। देखो, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता ही है आपको कि एक बिगर कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक होता है। इसी को तो हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अच्छा, लेकिन यह डिकम्पोजिशन अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग टाइप से होता है। अच्छा, ये क्या कह रहा हूँ मैं? ये कह रहा हूँ कि मान लो कोई ऐसे एलिमेंट है जैसे NaCl। कोई एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। NaCl ना इतना इजीली Na+ और Cl- में तो टूटेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं टूटेगा? कि Na जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे आता है, टॉप ऑफ द टेबल है ना। सेकंड पे आता है, बेसिकली फर्स्ट पे पोटेशियम आता है। मतलब ये जो है वो हाई रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव इतना जल्दी तो डिसोसिएट नहीं होगा ना, इतना जल्दी तो टूटेगा नहीं इतना आसानी से। तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से। किसके वजह से? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे अगर हमें तोड़ना पड़े तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉप ऑफ द टेबल है। कुछ जो मीडियम वाले होते हैं ना, जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, जैसे मैग्नीशियम वगैरह सब हो गया, उसको जनरली आप हीट करो, क्या करो? हीट करो, तो वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है लाइट से, मतलब सनलाइट के बारे में पूछ रहा है जनरली ये। तो सनलाइट से जो है ना वो तो कौन टूटेगा? जो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। कौन होता है? लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं
उसके कंपाउंड जनरली सनलाइट से ही ब्रेक हो जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में कौन है, एजी है। कौन है, एजी। एजी क्या होता है, सिल्वर, है ना, सिल्वर है। ये लिस्ट रिएक्टिव पहले से है, लेकिन अगर फिर भी इसने कोई कंपाउंड बना लिया है तो वो सनलाइट में जाते ही ब्रेक हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। आपको याद ये भी रखना है ना, कि अगर आप कोई भी कंपाउंड सोडियम का बना हुआ आ जाए तो उस समय वो हीट से या सनलाइट से ब्रेक नहीं होगा, उस समय इलेक्ट्रोलाइसिस के वजह से वो ब्रेक होगा, है ना। तो आपको कंसेप्ट यहाँ से ये याद रखना है कि जो हाई रिएक्टिव होते हैं और जो लो रिएक्टिव होते हैं और जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, वो लोग अलग अलग तरीके से डिकम्पोज, डिसोसिएट या ब्रेक डाउन कहते हैं, वो होते हैं, है ना। तो वो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो मेटल और नॉन मेटल है ना, हमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताना है, जो कौन से स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। आई थिंक ये सबको पता होगा पहले से, लेकिन पीवाईक्यू में आया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होगा, ये ब्रोमीन और मरकरी। मेटल के बारे में तो सबको पता ही होता है कि जो मेटल मरकरी है अपना, Hg बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है ना। पहले जो थर्मोमीटर होती है, वो थर्मोमीटर में ये जो है वो यूज आता है, और ये होता है लिक्विड स्टेट में, है ना। तो मेटल के बारे में सबको पता ही है। और जो नॉन मेटल है उसमें आ गया हमारा ब्रोमीन, है ना। जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं हमें बात करना है, ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन कंपाउंड, है ना। कार्बन कंपाउंड के बारे में बताया गया कि कार्बन कंपाउंड में इन चार में से कौन सा फीचर्स होता है, करेक्टरिस्टिक्स होता है। कार्बन कंपाउंड आपको पता है, देखो पहला ऑप्शन है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे लोग ग्रेफाइट को देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का फॉर्म है ना, एलोटॉप ऑफ कार्बन है। तो लेकिन ग्रेफाइट तो बेस्ट कंडक्टर है। बेस्ट कंडक्टर क्या, कंडक्टर तो है ही इलेक्ट्रिसिटी का और किसका, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। तो इसको देख करके बहुत सारे लोग पहले ऑप्शन को सही मानेंगे, लेकिन आपको समझना है कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज नॉट द कंपाउंड ऑफ कार्बन, इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना। ग्रेफाइट कोई कंपाउंड नहीं है कार्बन का, ये सिंपल एलिमेंट एटम के फॉर्म में है। एटम के फॉर्म कहने का मतलब ये कि पूरे के पूरा ग्रेफाइट में कार्बन ही है बस, आपको ये याद रखना है। लेकिन सिर्फ अकेला कार्बन कंपाउंड कैसे बनाएगा, तो आपको याद रखना कि alone graphite is the conductor of electricity but carbon compound इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ओके, दूसरे को हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ बैड कंडक्टर है, क्यों है, अब देखो यहाँ से पढ़ो। जैसे आप C2H6 है हमारा, या CH4 है, देखो ये सब क्या है, इस सब में आयंस नहीं है, पता है ना आपको, क्योंकि ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तो ये सब जो है फ्लो नहीं करवाता इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना। तो सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा क्या, हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, यही बात कर रहा था मैं अभी। देखो दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ये क्या होता है आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का या तो हो लूज, लूज गेन करके बने, क्या करके हो, लूज गेन करके जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, है ना। जहाँ पे लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बने, है ना, लूज गेन करके ना, शेयरिंग करके बने, है ना, शेयरिंग करके बने, तो उस समय जो बॉन्ड बनती है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो है ना, कार्बन के कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं। रीजन भी है, क्योंकि देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। यहाँ से अगर आप देखोगे तो वैलेंसी कितनी आती है इसकी, 4 आ जाती है वैलेंसी। अब 4 ये ना तो कोई लूज करता है ना तो गेन करता है, आपको पता ही है न्यूक्लियस पे इतने एनर्जी होते ही नहीं कि वो 3 से ज्यादा को होल्ड करके रखे लूज करवाने में और गेन करवाने के लिए। तो 4 तो कोई लूज और गेन करता ही नहीं है, तो कार्बन के पास मजबूरी है कि ये क्या करेगा, हमेशा शेयर करेगा जनरली, है ना। और शेयर करने से कौन सा बॉन्ड बनेगा, शेयर करने से बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, बताया आपको अभी। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होंगे, वीक होंगे, कैसे होंगे, वीक होंगे। आई बात समझ में। हाँ, तो आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं आपके, वो तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और कैसे होते हैं, उसके जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, है ना।
तो ऑप्शन देखो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो बैड कंडक्टर के बारे में कह रहा है, और ऑप्शन फोर जो कह रहा है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कह रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही है। इधर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लो, इधर मुझे सी दिख रहा है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर। देखो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझना है। देखो ऑल मेटल डोंट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। देखो सारे के सारे मेटल एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन में हम पढ़ते हैं इसको। इसमें पढ़ते हैं एक्सेप्शन में, कि कभी कभार होता है, और दो ही एलिमेंट पढ़ते हैं हम, एल्युमिनियम और जिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है पेपर में, है ना। तो ये दोनों जो आपके एलिमेंट है ना, इसको, इसके ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एलिमेंट को भी बोल सकते हैं एम्फोटेरिक एलिमेंट। अच्छा, एम्फोटेरिक का मतलब ही होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। तो आपको हमेशा याद में रखना है कि एल्युमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक एलिमेंट है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। यहाँ से पता ही है आपको कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या क्या बनता था, सॉल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस बनती थी, है ना। ये होता है। एग्जाम्पल अगर देखना है तो ले लो, सोडियम ले लो मेटल की जगह, और एसिड की जगह ले लो आप HCl ले लो। यहाँ पे देखोगे तो क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2, है ना। तो ये है हमारा मेटल एसिड के साथ करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि सारे मेटल एसिड और बेस दोनों के साथ नहीं करते। एक्सेप्शन में है एल्युमिनियम और जिंक, जो कि एसिड के साथ भी करता है और बेस के साथ भी करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को हम इसलिए बोलते हैं एम्फोटेरिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट, है ना। तो सीधा आंसर है कि ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर, तो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये कुछ रिएक्शन गिवन है, क्या समझ में आ रहा है। यहाँ से ये पूछ रहा है रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है इसमें, ना, कि द रिएक्शन गिवन अबव इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है ऊपर वो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्यों है, रीजन हमें देना है इसका। रिडॉक्स मतलब पता है ना, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। अगर किसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो उसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन मतलब पता है, दो कंडीशन है, या तो होना चाहिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो क्या होना चाहिए, एडिशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और इसका जो उल्टा है वो है हमारा रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, प्लस लिख देता हूँ, किसका ऐड हो रहा होता है, हाइड्रोजन का। और अ, किसका रिमूवल हो रहा होता है, माइनस लिख देता हूँ, किसका, ऑक्सीजन का, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो रिडक्शन है वहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड हो रहा होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा। तो इसी बेसिस पे, और ये दोनों एक साथ हो रहा होगा, एक ही रिएक्शन में हो रहा होगा, तभी उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देख के बताओ आप लोग। देखो यहाँ जो आपके MnO2 है ना, MnO2, यहाँ जा करके MnCl2 बन रहा है, मतलब MnO2 रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, MnCl2। सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ MnO2 में से O2 का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। O2 तो हट गया ना भाई यहाँ से, जब भी तो क्लोरीन आया हुआ है, ऑक्सीजन तो हट गया यहाँ से। और देखो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना, ये देखो, ऑक्सीजन का हटना होता है हमारा रिडक्शन। तो हमें पता है यहाँ पे MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, मतलब MnO2 रिड्यूस हो रहा है। कौन से ऑप्शन में, देखो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बता रहा है MnO2 इज ऑक्सीडाइज, गलत बात है। MnO2 इज रिड्यूस, ये ऑप्शन सही कर सकते हैं। लेकिन देखो ये दोनों ऑप्शन तो आप पहले गलत कर दो, बी और सी। क्यों, क्योंकि रिडॉक्स है, एक साथ दोनों हो रहा होगा। यहाँ पे एक ही दे रहा है, या तो ऑक्सीडाइज दे रहा है और रिड्यूस दे रहा है। ये ऑप्शन को देख सकते हैं हम,
कि MnO2 इज रिड्यूस्ड, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब देखो, अगर ये पार्ट सही है तो मजबूरी है ना कि ये भी सही होगी, क्योंकि ऊपर वाले 3 तो गलत ही हो गए। तो आप ऐसे भी टिक लगा सकते हो, इसको देखना है तो देख भी सकते हो कि HCl है। देखो, HCl, उधर क्या हो रहा है, H2O। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। मतलब क्या हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है, देखो, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसे आपको करना था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। देखो, हम नाइन्थ देखते हैं। हम नाइन्थ क्या है, क्रोमोजोम के बारे में। किसके बारे में, क्रोमोजोम के बारे में। देखो, क्रोमोजोम जो है पहला जो ऑप्शन दे रहा है वो क्या है, कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। सही बात है, बचपन से देखते आ रहे हैं हम कि क्रोमोजोम जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। ये बात तो ठीक है पहला। दूसरा क्या है, आर थ्रेड लाइक ए स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, है ना, कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, अगर आपका यह न्यूक्लियस है तो इसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसी को तो बोलते हैं क्रोमोसोम। चलो, दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ के सही लगा। तीसरा पढ़ते, ऑलवेज एग्जिस्ट इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, है ना, पेयर में कह रहा है। अच्छा, कि पेयर में जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल में हमेशा पेयर में होता है। अब यहाँ बात गलत हो गई ना, क्योंकि आपने गैमीट पढ़ा होगा, है ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इसमें देखा होगा तो ये हेप्लॉइड होता है। कैसा होता है ये, हेप्लॉइड होता है, मतलब इसमें नंबर 23 होता है, पेयर 23 नहीं होता। तो ये अगर हम बात करें, मेल गैमीट है, और ये क्या है, फीमेल गैमीट है ना, ये फीमेल गैमीट है, ये भी होता है हेप्लॉइड। ये क्या होता है, हेप्लॉइड, पेयर नहीं होता, दोनों जो है 23 और 23 होता है, और फिर दोनों 23 और 23 बन के मिल के बनता है 23 पेयर, है ना। तो ये बनता है डिप्लॉयड। तो आपको याद रखना है कि जो गैमीट होता है वो हेप्लॉयड होता है, और जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलती है तब जाके डिप्लॉयड होता है, और बाकी सारा प्रोसेस आपको पता है। यहाँ से जायगोट बनेगा, है ना, जायगोट के बाद एम्ब्रॉय बनेगा, है ना, एम्ब्रॉय के बाद क्या बनेगा, फेटस, है ना, और फिर जाकर के बेबी का बॉर्न होगा, है ना। ऐसा है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और भी होता है कि आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे हो जाता है, तो जो फेटस है ना, यहाँ पे बेबी का हम एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ह्यूमन बेबी है ना। तो ये था। तो आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है जो कह रहा था पेयर में रहता, वो गलत हो गया, क्योंकि पेयर में गैमेट नहीं रहता। नेक्स्ट क्या, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है भाई, सेल डिवीजन के प्रोसेस में तो को पता ही होगा कि जो न्यूक्लियस डेवलप होता है तभी जाके सेल डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही तो क्रोमोजोम है। मतलब न्यूक्लियस अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमोजोम पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये भी सही है। तो ये भी सही था, ये भी सही था, और ये भी सही था। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 किधर है, ऑप्शन 1, 2 और 4 इसमें है, तो ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, नर्व सेल के बारे में, है ना। आपको पता ही होगा कि नर्व सेल क्या करता है, मैसेज को कन्वे करता है ना, स्टिमुलस से मैसेज को ले जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम के पास, और फिर वहां से वो रिस्पॉन्स लाता है ना। तो यही तो है हमारा नर्वस सिस्टम, उसके सेल। अब नर्व सेल देखो, ये यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक पिक्चर अपलोड की है, ये है हमारा नर्व सेल। ये कह रहा है कि इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। अच्छा, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना, वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो कहाँ होता है, सबसे पहले देखो आप, ये जो पार्ट है हमारा एक्सॉन, एक्सॉन देखते हैं, है ना। एक्सॉन जो है ना, ये वाला पार्ट है, ये एक ट्यूबुलर और लेंथ बढ़ाने का काम आता है नर्व सेल का। ये सिलिंड्रिकल पार्ट होता है। डेंड्रॉइड जो है, ये ब्रांच हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो क्या करता है, रिसीव करता है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हाँ, इस जंक्शन पे आकर के जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, इसमें पूछा जाए न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी में। कहाँ होता है, सेल बॉडी में होता है न्यूक्लियस। आई बात समझ में, ठीक है। आपको यही पूछ रहा था यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
केमिकल इम्पल्स में कहाँ कन्वर्ट होता है, तो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ, ये क्या है, स्टोमाटा क्लोजेज। स्टोमाटा कब क्लोज होता है, ठीक है। स्टोमाटा आपको पता ही होगा, लीफ पे होता है। कहाँ होता है, लीफ पे। स्टोमाटा का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करता है स्टोमाटा जो है हमारा, वो लीफ में क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा, जो प्लांट में जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का वो इनटेक करता है प्लांट, है ना। तो ये काम कौन करवाता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा को देखोगे तो स्टोमेटा के ऊपर एक क्या होता है, गार्ड सेल होता है। क्या होता है, गार्ड सेल, जो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो आपको याद रखना है कि जो गार्ड सेल है, इट कंट्रोल ओपनिंग, है ना, इट कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो क्लोजेस कब कब होता है, मतलब स्टोमेटा बंद कब कब होती है। ठीक है भाई, देखते हैं। पहला है, इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, वो तो ओपन होगा ना, कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर इनटेक हो। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे क्लोज की बात हो रही है, अगर अपॉन अपॉन ओपन की बात हो रही होती तो सही होता। ये कह रहा है स्टोमेटा क्लोज कब होती है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, इसको हम कह सकते हैं। अब इसके पास क्या, सफिशियंट कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब ये क्या करेगा, अपने आप को क्लोज कर लेगा। क्या कर लेगा, क्लोज कर लिया कि भाई और हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, ठीक है। देखो होता क्या है, यहाँ पे होता है एक्जोस्मोसिस। क्या होता है, एक्जो ऑस्मोसिस। अच्छा, एक्जोस्मोसिस क्या होता है, जब सेल से वाटर बाहर रिलीज हो उसको हम बोलते हैं एक्जोस्मोसिस। हाँ, तो जब कभी भी स्टोमेटा से वाटर रिलीज होती है तो उसकी गार्ड सेल क्या हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है ना। तो ये सही है। वाटर फ्लोज इनटू द सेल, अगर फ्लो बंद के समय में वाटर अंदर आने के समय में अगर गार्ड सेल क्लोज रहेगी तब तो कैसे होगा। तो इसलिए फोर्थ जो है हमारा गलत है, इसमें ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है। देख लो किसमें ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है, इसमें कह रहा है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये लाइट का है ना, लाइट चैप्टर का। इसमें पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज। देखो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए ये डायग्राम सीधा एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट करा हुआ है यहाँ पे। देखो एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम है लाइट चैप्टर के वो सब देखना है आपको, है ना। लाइट का भी देखना है, आई चैप्टर के भी जितने भी डायग्राम है वो सब देखना है। इंपॉर्टेंट क्या क्या रहता है इसमें, देखो जो डिजीजेज होते हैं ना, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, है ना, इस सब में क्या होता है, करेक्शन होता है। और करेक्शन के समय में हम देखते हैं कि डायग्राम लेंस कैसे हम इनपुट करते हैं। तो वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, वहां से आप डायग्राम देख सकते हो, है ना। यहाँ पे देखते हैं हम क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज का ऑब्जेक्ट इमेज बने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो इसमें क्या बताना है आपको, ये एग्जैक्ट आपको ऐसे देखना है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ये फोकस के ट्वाइस डिस्टेंस पे रखोगे, है ना, यहाँ फोकस है तो अगर यहाँ डबल डिस्टेंस पे रखोगे तब जो आपके इमेज बनेंगे वो सेम साइज के बनेंगे, है ना। सेम साइज के भी बनेंगे, और ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो ये देख लो आप, कौन सा ऑप्शन कह रहा है ये सी कह रहा है कि एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो आपको डायग्राम देख लेना होता है, ये डायग्राम, ये जो आपके बुक के डायग्राम है वो आप देख लेना अच्छे तरीके से। यहाँ पे ना सारा पोजीशनिंग बताया गया है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो कैसा इमेज बनेगा, है ना। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। क्लियर है, ये देख लो, ये वाला पूछा था यहाँ से, है ना। क्या पूछा था बताओ, ये ये जो है ना प्योर, ये तो यहाँ पे डिमिनिश्ड है सेम साइज का, ये वाला, ये देखो। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको लर्न कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव। सबको पता है इमेज कहाँ बनती है, ह्यूमन आई में इमेज बनती कहाँ है, तो ये बनती है रेटिना पे। कहाँ पे बनता है,
रेटिना। देखो यहाँ पे और भी चीजें हैं तो हम देख लेते हैं फंक्शन। कॉर्निया है ये क्या है? कॉर्निया। ये पता है ये बल्जिंग आउट होता है ना? बल्जिंग आउट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन आई। ठीक है, ये लेंस के जैसे काम करता है। ये किसके जैसे काम करता है? लेंस के जैसे काम करता है, लाइट को कन्वर्ज करवाने में कॉर्निया का काम है। सिलियरली मसल्स। सिलियरली मसल्स तो आपको पता ही है, ये क्या करता है? साइज को रेगुलेट करता है। अगर आप आईबॉल भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आईबॉल के साइज को ये रेगुलेट करता है। होता है ना, यहीं से आप पढ़ते होगे एकोमोडेशन। क्या पढ़ते हैं हम? एकोमोडेशन। ये क्या है? ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन आई है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आई बॉल है उसको एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जब कभी हम अचानक अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमारा आइरिस कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है या स्वेल करता है? और जब कभी हम ब्राइटर रूम में जाते हैं तो हमारा आइरिस कंट्रोल श्रिंक करता है या स्वेल करता है ना? तो ये सब जो एडजस्टमेंट कर ले रहा है हमारा आइरिस, वो एकोमोडेशन इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। और इन सब के पीछे किसका हाथ है? सिलियरी मसल्स का हाथ है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व देखो, ऑप्टिक नर्व आप देखोगे तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है? जब रेटिना पे बन गया है ना, रेटिना पे इमेज बन गया, तो यहाँ से जो गया रहता है ना ये पार्ट, ये बंडल ऑफ नर्व है। ये क्या है? बंडल ऑफ नर्व। अब ये है आपका रेटिना। ये जो पार्ट है ना आपका, ये है रेटिना, है ना? यहाँ इमेज तो बन गई, इमेज तो यहाँ बन गया, आई लिख देता हूँ। लेकिन ब्रेन को सेंस कैसे होगा कि यहाँ पे किस चीज का इमेज बना है? तो ये मैसेज ये ऑप्टिक नर्व लेकर के जाता है, कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक। अब मान लो किसी का ये डैमेज हो गया, तो भले ही यहाँ इमेज बन रहा हो लेकिन हम सेंस ही नहीं कर सकते कि ये इमेज किसका है। आई बात समझ में? तो ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? रेटिना। ये तो बता ही दिया था। रेटिना जो है स्क्रीन है। रेटिना एक तरीके का क्या है हमारा ह्यूमन आई में? ये एक स्क्रीन है ना? जहाँ पे क्या बनता है? जहाँ पे बनता है इमेज। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखो, सोलेनॉइड पढ़े होगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सोलेनॉइड के जब अंदर में जब देखोगे आप, तो ये पैरेलल लाइंस होती है। इसका मतलब तीन चीज आपको याद रखना है, तीन वर्ड याद रखना है आपको। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। दूसरा कांस्टेंट, कांस्टेंट। और तीसरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और एक चीज बोनस से याद रख लो आप, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड। देखो, सोलेनॉइड क्या होता है ना कि ये जो है, अगर आप कॉइल को ऐसे 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 टर्न करो, है ना, तो जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर है ना वो अपने आप को पैरेलली अरेंज करता है, ऐसे हो ही जाता है ना? तो फिर इससे क्या होता है कि यहाँ पे ना एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कैसा बनता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आप ये अंदर की बात करोगे तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा वो भी इसी वाले एरिया में होगा। तो सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड यही होगा। दूसरी बात क्या याद रखना है आपको कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड होंगे कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे जितना उसका यूनिट स्ट्रेंथ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, इतना ही भी यहाँ होगा, इतना भी वहीं होगा, हर जगह सेम होगा। आई बात समझ में? तो ये था हमारा सोलेनॉइड। तीन चीजें याद रखना है कि यूनिफॉर्म फील्ड बनता है, ये सिंगल वाली लाइन बनती है उसके अंदर, सर्कुलर लूप नहीं बनता। ये चैप्टर से एक और रहता है कि जो फील्ड लाइंस है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि फील्ड लाइन इंटरसेक्ट इसीलिए नहीं करता कि मान लो कि ये यहाँ से एक करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पे दूसरा करंट का डायरेक्शन है, और यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये इधर बताएगा और ये इधर बताएगा। मतलब एक ही पॉइंट पे कितने डायरेक्शन बताएगा? दो डायरेक्शन बताएगा। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे
दो डायरेक्शन होगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस इच अदर, है ना, नेवर क्रॉसेस। ये भी याद रख सकते हो आपको। क्यों नहीं क्रॉस करता? क्योंकि एक ही पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिलेंगे। दूसरा बात देखो, आपको यहाँ से पता है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे आप, यहाँ भी समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी करंट, है ना, जो हमारा करंट है वो दो इफेक्ट शो करता है। करंट कितना इफेक्ट शो करता है, याद रखना है आपको, जो करंट है वो दो इफेक्ट शो करता है। एक करता है हीटिंग इफेक्ट, क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी में देखोगे, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया हुआ है हीटिंग इफेक्ट के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट आप यहाँ देख रहे हो, इस चैप्टर में हो रहे, मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके सामने अगर आप कंपास ले जाओगे, तो कंपास के जो नीडल है वो क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, अपने जगह से डिफ्लेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये, अच्छा कंपास पता है ना आपको, मैग्नेटिक कंपास होता है, वो डिफ्लेक्ट तभी करेगा जब इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हुआ है। इसका मतलब ये पता चल गया यहाँ पे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। आई बात समझ में? तो ये यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट समझना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्या, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ना है आपको। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कह रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस होते हैं ना, वो इवॉल्व नहीं होते हैं जब नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक रिएक्ट करता है। बात सही है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली जितने भी एसिड हैं, देख लो पहले भी बताया था आपको, HCl, इसके साथ आप सोडियम को रिएक्ट करवाओ तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। देखा आपने, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। लेकिन जब, अगर ये HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड यही तो होता है, इसके साथ अगर जिंक रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ से आपको समझना है कि जो HNO3 है ना, HNO3 जो है वो क्या है, एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है ना आपको, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान लो ये है हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन, और इसको किसी ने ऑक्सीजन दे दिया। क्या दे दिया, ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, ये तो वाटर बन गया, है ना, ये क्या बन गया, वाटर। तो जिस किसी ने भी, यहाँ पे जो भी एक्स था, जिसने भी इसको ऑक्सीजन दिया है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में? तो यही काम करता है हमारा नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है, देखो हाइड्रोजन तो यहाँ भी रिलीज होता है, लेकिन वो इतना माइक्रो सेकेंड में के लिए होता है, और उसी समय जो ये नाइट्रिक एसिड है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अब देखो ऑक्सीडाइज किसको कर देता है, ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को जैसे ऑक्सीडाइज करेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो रहेगा नहीं, ये तो वाटर बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब कभी भी जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। दूसरा क्या है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस। देखो यही बात इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही है और आर भी सही है। और ए और आर, एक आर जो है वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को। तो इसमें आपके एग्जाम में ऑप्शन ए बन के आता है, आपको ए लगाना है ना। ठीक है, जब दोनों सही हो और दूसरे वाले पहले वाले को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, तो ऑप्शन ए लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है, accumulation ऑफ केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही होगा, जब हम ट्रॉपिक लेवल पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हार्मफुल जैसे पेस्टिसाइड वगैरह हो गया, पेस्टिसाइड्स, है ना, इंसेक्टिसाइड हो गया, ये जो है, देखो ऐसे हम ट्रॉपिक लेवल देखते हैं ना, 10% एनर्जी, पता है ना आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम देखते हैं ग्रास लेवल से देखते हैं। ये है कोई ग्रास, ग्रास क्या है, कोई हमारा क्रॉप्स भी हो सकता है। इसमें हमने दिया मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं ना हम, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, इसको किसी इंसेक्ट ने क्या किया, खा लिया।
इंसेक्ट को हर्बीवोरस ने खाया, इसको कार्निवोरस ने खाया, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, जो कार्निवोरस वगैरह होते हैं ना, लायन टाइगर वगैरह सब, इसको हम टॉप पे रखते हैं। अब इसमें क्या है ना कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बारे में जो मतलब केमिकल है, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो केमिकल है ना, वो एक्सक्रीट नहीं होता, एक्सक्रीट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो बॉडी में आ भी गया तो एक्सक्रेशन हो जाएगा, इसका बॉडी से बाहर आ जाएगा, एक्सक्रीट नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होता है। ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। जो हमारे टॉक्सिन्स हैं, जो हमारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से आपके उसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है। देखो, अब एक्यूमुलेट मतलब वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो बॉडी से एक्सक्रीट हो ही नहीं रहा है। मतलब उसमें जो कंसंट्रेशन है वो उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक और टर्म आपको याद होगा, है ना, बायोमैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन एनसीईआरटी की ये लाइन है, ऊपर से पढ़ोगे तो ध्यान में भी नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके बारे में आपको याद रखना है। बायो मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब हार्मफुल टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो पहला क्या है, सही है, जितना ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आप चलते जाओगे उतना ज्यादा आपको टॉक्सिन की एक्यूमुलेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, और टॉक्सिन जो है स्टोर होते रहते हैं, एक्सक्रीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। ये बात भी सही है कि जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उसको डिजीज से रोकने के लिए, उसको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ये स्प्रे करते रहते हैं, है ना। ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन ये जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना। देखो, एक्यूमुलेशन का रीजन क्या है, एक्यूमुलेशन का जो रीजन है वो ये है कि जो केमिकल है, केमिकल स्प्रे करना रीजन नहीं है, केमिकल का एक्सक्रीशन ना होना रीजन है ना। आप एक्सप्रे करो इस पे, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, एक्सक्रीट हो जा रहा है। आप केमिकल ऐड तो कर रहे हो, स्प्रे तो कर रहे हो, लेकिन ये बार बार एक्सक्रीट हो जा रहा है, तो उससे कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा। लेकिन जब ये एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, तब जाके मोस्ट टॉपिक लेवल पे ये क्या होंगे, जमा होने लग जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ से देखना था। आज हमने 18 पीवाईक्यू करे, याद रखना ये सारे के सारे पीवाईक्यू थे। अभी और हम करने वाले हैं, है ना। ये मिक्स था, अगर आपको कोई टॉपिक का करना है, हम टॉपिक वाइज भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे। ये जो हमारे 3-4 दिन बचे हैं, और इसमें हम टॉपिक वाइज भी जो हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 10 मार्क्स वाले तो नहीं होते हैं, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, 6-6 मार्क्स वाले, वो हम करने वाले हैं ना। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, है ना, ये आप लोग के लिए हो रहा है। चलो, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।